नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं दोस्तों? मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। खासकर दिल्ली वालों की बात करते हैं तो दिल्ली वाले केजरीवाल से फिलहाल बहुत ज़्यादा त्रस्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी कारगुजारियाँ धीरे धीरे दिल्ली वालों के सामने आनी शुरू हो चुकी है। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, दिल्ली के विकास की भी बात करूँगा। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है कि एलजी साहब ने दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री की जो रिकमेंडेशन है उसको खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट प्राइमा फेसाई में सही नहीं है। आखिर वो मसला है क्या? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के बेटे पर जमीन अधिग्रहण में आरोप लगाया गया था कि तकरीबन 850 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। और फटाफट जो है 650 पेज की इन्होंने आतिशी मारलेना जो इनके मंत्री हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करके इसको सीबीआई और ईडी को डायरेक्शन दिया और कहा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी करने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये फाइल भेजी गई, मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन करते हुए इस फाइल को भेज दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। उसमें आरोप किस किस पे लगाया तो मैं आपको बता दूं। इस पे आरोप जो था वो चीफ सेक्रेटरी पे लगाया और होम सेक्रेटरी पे लगा दिया। 650 पेज या उससे ज़्यादा की, और सिर्फ 2 दिनों में ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। अब सोच सकते हैं कि रिपोर्ट किसने तैयार की हुई। अब रिपोर्ट तैयार की गई, रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने गड़बड़ी की है। बड़ी दिलचस्प और बड़ी हंसी इसलिए आई कि चीफ सेक्रेटरी ने ही उस ऑफिसर को बुला के कहा कि आप तुमने गलती की है, क्योंकि सरकारी खजाने से इतने पैसे नहीं दिए जा सकते, इसलिए इसको वापस लो। लेकिन वो डीएम हेमंत कुमार उनके डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं किया, बल्कि वो टाइम पास करता रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ड्यूरेशन के बाद वो मसला किसी और के पास चला जाता है, और वही हुआ। मसला किसी और के पास गया, फिर उसके बाद कहानी बदलनी शुरू हो गई। अब तो मामला जो हाई कोर्ट तक पहुंच गया, और हाई कोर्ट ने उस पूरे मसले को ही खारिज करते हुए कहा कि ज़मीन अधिग्रहण नए सिरे से की जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अचानक अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि इसमें सीधे सीधे नरेश कुमार और अश्वनी कुमार पे जांच होनी चाहिए। वाह रे वाह, तब से सोए हुए थे क्या? आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में आप पता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसके पीछे वजह क्या है आप जान ही रहे हैं कि वजह इसलिए है कि अभी 30 तारीख को नरेश कुमार जी रिटायर हो रहे हैं, और तकरीबन 2022 के मई से लेकर अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है वह बहुत ही स्ट्रांग। पहली बार लगा कि दिल्ली में कोई एक चीफ सेक्रेटरी है जो दिल्ली सरकार को भी हिला सकता है। भ्रष्टाचार की बातें करने वाले उस शैतान के तमाम सारे चेहरे को जो है पर्दाफाश कर दिया उन्होंने। कई मंत्री, कई मसलों में क्या क्या हुआ हमारे आपके सामने है। बहरहाल आज क्या हुआ मैं वो बता दूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब ने ये कहते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें आपने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट सही नहीं है, इसलिए इसको फिर से जांच कीजिए, और ये 2 दिन में रिपोर्ट 600 पेज की तैयार नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एक बात और भी उन्होंने कही कि आप जिस रिपोर्ट को लेकर आए हैं उस पर पहले ही सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हो चुकी है, फाइलें जा चुकी है, कार्रवाई भी हो चुकी है, तो आप किस मंशा से करने को यहाँ पहुंचे हैं? मित्रों, आपके जहन में ये होगा कि आखिर नरेश कुमार इतना सब कुछ करते रहे और अचानक ये पूरी रणनीति कब बनी? पूरी रणनीति लास्ट मोमेंट में इसलिए कि इसको जांच के तरीके से उलझाया जाए, या फिर मीडिया में खबर बनाया जाए, और फिर से दबाव बनेगा और केंद्र सरकार उनको एक्सटेंशन नहीं देगी। खबर यह है कि एक्सटेंशन मिल सकता है कि जितने दिनों के 1.5 साल के दरमियान उन्होंने वो चीज़ें करके दिखा दी जिसने कभी हिम्मत नहीं की होगी किसी के गिरबान को पकड़ने की। आपको याद होगा फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के साथ
इनके कुछ लोगों ने क्या क्या किया था, बहुत कुछ किया था। याद कीजिए, जो जो आते थे उनके साथ बदतमीजियाँ लगातार इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके विधायक क्या करते थे। कमेटी वाले उठा उठा के बुला बुला के बदतमीजी करते, 6-6 घंटा बिठाते थे भाई साहब। अब यही कमेटी वाले हैं, अभी पानी मांग रहे हैं। इतनी जांचें शुरू हो गई उनके खिलाफ कि उनमें भी बहुत सारे जो ऐसे हैं जिन पर आरोप लगने लगे हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो विधायकों की भी एक लंबी फहरिस्त है। अगर यही नरेश कुमार का एक्सटेंशन मिल गया तो इनके अब उन विधायकों का क्या होगा जो प्रॉपर्टी डीलिंग करने में लगे हुए हैं। अब उनकी परेशानी शुरू होगी। तमाम सारे मंत्रियों की लंबी लिस्ट आप देख ही रहे हैं। अभी फिलहाल जितने मंत्रिमंडल में इनके शामिल हैं, एक दो को छोड़ दीजिए तो सबके ऊपर पहले से ही जांच और तमाम सारी चीज़ें चल रही है। तो इसलिए सीधे सीधे हमारे मुख्यमंत्री बहुत परेशान हैं। इसलिए नरेश कुमार को रोकना चाहते हैं कि नरेश कुमार को यहीं रोका जाए और उनका एक्सटेंशन ना मिले तो फिर ये सीएम जो हैं वो जीवित होंगे और फिर देश को नया नया संदेश और नए नए बहुत सारी चीज़ें बता देंगे आपको। तो आज की जो ब्रेकिंग यही थी कि एलजी ने उस मसले को खारिज कर दिया। अब बता दें आपको कि आखिर दिल्ली का नेक्स्ट नरेश कुमार जी रहेंगे या फिर कौन बनेगा, ये तो होम मिनिस्ट्री को तय करना है, डीओपीटी को तय करना है। सीनियरिटी में हम देखते हैं तो गोवा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी नंबर 1 पे हैं। उसके बाद नंबर 1 पे नहीं है, और भी सीनियरिटी में देखें तो कई हैं, पीके गुप्ता है, तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं जिनको ये पद मिल सकता है। अब ये तय तो करना होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री ने जब नरेश कुमार को ये जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को इन्होंने बड़े बखूबी निभाया और दिखा दिया कि ईमानदारी के नाम पे जिस सरकार को सत्ता सौंपी गई थी वो सबसे बड़े निकले। उनके कई नेता, कई मंत्री, कई व्यवस्थाएं, सबसे पहले जो उन्होंने काम किया ना, वो सबसे पहले मीडिया को ही खरीदा। 600 करोड़ खर्च किया और मीडिया को खरीद लिया। अब नतीजा देखते रहे कि लगातार 8 साल में मीडिया ने चू शब्द नहीं निकाली। 1-2 मीडिया घराने की हम बात करते हैं, मात्र 1-2 मीडिया, उसको चीखते रहे ना, उसको किसने देखा भाई। ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कुछ खबरें आ जाती है केजरीवाल के खिलाफ, अदरवाइज कोई खबर नहीं चलाता। देख लीजिए उठा के बड़े बड़े घराने जो हैं। पंजाब की हालत आपको पता है ना, पंजाब में कितनी बुरी हालत है। अभी हमारे रिश्तेदार हैं वही बता रहे थे, लाइटें सड़कों पे गायब हो चुकी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, चोरों चक्कों की भरमार शुरू हो गई है। बिजली पानी फ्री में लेने के नाम पे कल्याणकारी योजनाएं जो हैं हवा में होनी शुरू हो गई। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत बेहतर कंडीशन हुआ करते थे। अब वहाँ मेडिसिन मिलनी बंद हो गई है। दिल्ली वाले पहले ही झेल रहे हैं, बड़े बड़े 5-5 हॉस्पिटल में देखिए क्या हालत है वहाँ। कितनी बड़ी जमाखोरी हो, क्या हुआ है कारनामा, वो पता नहीं है आपको। नरेश कुमार अभी 1 साल अगर रह गए हैं तो इस पार्टी को नस्ल नाबूद करने में उनकी जितनी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कारगर होगी और बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। मैं कहता हूँ इसको, केंद्र सरकार को हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी ईमानदारी की बात की थी दोस्त, बड़ी बेईमानी और बड़े उसमें कीचड़ में घुस चुके हैं। और नरेश कुमार बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। किसी भी भ्रष्टाचारी पे आरोप लगाने से पहले सबसे पहले खुद वो एक फाइल, एक शब्द पढ़ते हैं, एक सेंटेंस खुद लिखते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा दोस्त कि उनका पीए भी वो नोटिंग पीए नहीं करता, जितनी भी नोटिंग करते हैं वो खुद करते हैं। अब ये आप कहेंगे भाई ये आपको कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है कि मैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ। वो नरेश कुमार है। नरेश कुमार को पता है कि जब हम देश के सबसे होनहार नेता से लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं तो ईमानदारी से ही काम करेंगे तभी बात बनेगी। और जब वो काम करने लगते हैं तो वो किसी के सुनते नहीं हैं, मैंने देखा है। एनडीएमसी में भी यही हुआ।
तो मित्रों, केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था, एलजी ने उसे खारिज किया और फिलहाल सीएस को क्लीन चिट दिया है। अब चीखने वाले चिल्लाते रहें, उसकी जांच सीबीआई और ईडी तो कर ही रही है। अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में आपको मिल ही जाएगा। फिर उनके बेटे पे आरोप लगाया गया कि उनके बेटे को आईएलबीएस में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। वहाँ भी बड़ी स्ट्रांग एक नोटिंग आई जिसमें पूरी तरह से खारिज किया गया। तो बड़ी विचित्र तरह के प्राणी हैं। इनको चिल्लाना चीखना बहुत अच्छी तरह से आता है और ये जानते हैं कि चीखते चिल्लाते रहेंगे और बीच में किसी वक्त इनको ईडी उठा के ले जाएगी। फिर उसके बाद उनका हासिल क्या होगा, क्योंकि पीएमएलए मामले में हम आप जानते ही हैं कि जल्दी तो राहत मिलती नहीं है। संजय सिंह से पूछिए, संजय सिंह बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, और क्या क्या करते थे। हम मीडिया वालों को बहुत कुछ पता है कि कैसे उनके घर से बड़े बड़े से जो है बड़े घराने वाले उनके घर पे आते थे, बैठते थे और उसके बाद वो सेवा भाव में काम करते थे। क्या सैलरी से घर चलाते थे? एसी जब ठीक होता था क्या उनके जी पॉकेट से आता था पैसा? गाड़ियाँ जो चलती थी 4-4 5-5 गाड़ियाँ इधर उधर, वो कहाँ से आती? तो संजय सिंह जी और आपके पार्टी जी बहुत बदल चुके हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है, समय आएगा तो पटकेगी जनता आपको। नमस्कार।